तो कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स देखकर ट्रेड लेते हो तो मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी। आप मार्केट को चेस करोगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर सिर्फ ब्रेक नहीं होता, वो स्ट्रेंथ बताता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ शिफ्ट नहीं होता, लेकिन वो वार्निंग देता है। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ गैप नहीं होता, वो एक इम्बैलेंस होता है। और ऑर्डर ब्लॉक एक रैंडम कैंडल नहीं होता, वह इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रेडर्स इन्हें नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि सीक्वेंस नहीं समझते। इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्रोफेशनल्स मार्केट स्ट्रक्चर रीड करते हैं, वो भी रियल चार्ट्स के साथ। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ट्रेडिंग सिंपलीफाई हो जाती है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट में एक न्यूज या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग आती है, या फिर एक बड़ी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है, तब एग्रेसिव ऑर्डर्स आते हैं और कैंडल्स गैप छोड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस मूव फ्रॉम 100 टू 125 क्विकली। मतलब प्राइस यहाँ पे चल रही थी जो 100 रुपीज पे थी, और सीधा वो 125 पे चली गई। तो पिछले पार्ट में जब हमने लिक्विडिटी को समझा था, उसमें हमने कहा था कि मार्केट लिक्विडिटी फील करता है और फिर मूवमेंट देता है। तो जो ये पेंडिंग ऑर्डर्स है, वही मार्केट में लिक्विडिटी का काम करती है। तो चलिए फिर अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में, जब मार्केट एकदम तेज भागता है तो बीच के बायर्स या सेलर्स को एंट्री का चांस ही नहीं मिलता है। इस वजह से चार्ट पर एक गैप बनता है, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक, मान लेते हैं बिग प्लेयर ने एंट्री ली है, और जिसकी वजह से एकदम मार्केट ने अपवर्ड की तरफ मूव कर दिया। अब ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो एक गैप फॉर्म हुई। गैप को हम इस तरीके से देखेंगे। ये सबसे पहली वाली कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये हो गई थर्ड कैंडल। तो इन तीनों कैंडल के बीच में ये सेकंड कैंडल एक ऐसा पार्ट है जहां पे ना तो फर्स्ट वाली कैंडल टच हो रही है, ना ही थर्ड वाली कैंडल, और ये जोन कुछ इतना सा है। ये जो जोन है, ये जोन को हम कह सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर आएगा, तो वो बीच के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किए बिना ही ऊपर भाग जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। सेम चीज, अगर ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश में दिखती है तो हम इसे कहेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सेम चीज यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल, ये हो गई सेकंड, और ये थर्ड। मार्केट ने 125 की प्राइस थी, वहां से तुरंत 100 की प्राइस पे ला दिया। तो इसका मीनिंग है यहाँ पे कुछ एग्रेसिव सेलिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने ड्रेस्टिकली एक मूवमेंट दिखाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीन कैंडल्स के बीच में, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाली कैंडल्स के बीच में एक गैप फॉर्म हुई है। अभी हम जब रियल चार्ट्स में देखेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर होंगी। अभी के लिए आप पकड़ लो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और सेकंड कैंडल की जोन में ये जो गैप फॉर्म हुई है, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अगर ये फेयर वैल्यू गैप डाउनवर्ड मुंह दिखाता है तो इसे हम कहेंगे हियर इज फेयर वैल्यू गैप। चलिए अब हम इसे थोड़ा रियल चार्ट्स में देखते हैं। तो रियल चार्ट्स में यहाँ पे हम आ जाते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आपको यहाँ पे टूल्स में आना पड़ेगा। टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ब्रशेस में आना पड़ेगा, और वहां से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो जो सीधे टूल आपको चाहिए वो। यहाँ पे शिप्स में आकर आप रेक्टेंगल को 4 मार्क कर दो, इसके बाद ये आपके फेवरेट में शो करेगा। और अभी हम चार्ट्स पे रियल फेयर वैल्यू गैप को ढूंढते हैं, जहां पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच ना करती हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये वाली कैंडल, ये ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और ये जो जोन है, इतने से जोन में आप देखो ये एक दूसरे को फर्स्ट और थर्ड कैंडल टच नहीं कर रहे हैं। चलिए हम थोड़े और एग्जांपल लेते हैं इसके। इसके बाद तुरंत एक और फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे दिखी। देखो फेयर वैल्यू गैप का कुछ मीनिंग है, कोई रीजन से हम इसको ढूंढ रहे हैं, और कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी के लिए हम पहले फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, काफी बड़ी फेयर वैल्यू गैप हुई, जहां पे
ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल, इनके बीच में इतनी गैप्स है। ठीक है, हमें सिर्फ 3 कैंडल देखनी है। फेयर वैल्यू गैप अगर हमें चाहिए तो हमें सिर्फ 3 कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप ढूंढनी है। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच नहीं हो रहा है। अब हम इसे समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट अक्सर वापस आके इस गैप को फिल करता है। मतलब हम यहाँ से एंट्री के लिए एक क्लियर सिग्नल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको फेयर वैल्यू गैप बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल के लिए मान लो एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर पे 100 रुपए की प्राइस थी और इंस्टीट्यूशन ने 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया और ये ऑर्डर किस चीज के लिए था? बाइंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स ने 100 की प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 की क्वांटिटी सेल ऑर्डर पे लगाया है। इसके बाद जो सेलर्स है उन्होंने 102 पे 5 की क्वांटिटी, 103 पे 1 की क्वांटिटी, 105 पे 1 की क्वांटिटी, और ऐसे करते करते फाइनली मार्केट 125 तक कुछ ओवरऑल मान लो 1 लाख क्वांटिटी हो रही है। तो अगर बायर इस प्रकार से एंट्री डालते हैं तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे सेलर्स में 50 के सेलर्स वहां पे है, तो इनको इतनी क्वांटिटी 100 रुपए के प्राइस पे मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर इनको 100 रुपए पे बाकी की जो 50 लाख क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे हम वॉल्यूम्स लिख देते हैं एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो यहाँ पे इनको 50 की क्वांटिटी मिल गई है। अब बाकी की जो 50 की क्वांटिटी है, क्या उनको 100 की प्राइस पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स अभी यहाँ पे है ही नहीं, सेलर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और अब सेलर्स उसके बाद 102 पे है प्राइस पे, 103 पे है, 105, और ऐसे करते करते 125 तक है। तो जब भी इस प्रकार से, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया कि एक 100 रुपए की 50 की क्वांटिटी पेंडिंग है। अब ये जो पेंडिंग है, ठीक है, अभी मान लो प्राइस 125 पे है, लेकिन 125 के बाद जब वापिस प्राइस 100 पे आएगी तो क्या इसको बायर को मिलेगी? जी हाँ, तब वापिस इनकी 50 की क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी। तो जैसा कि हमने समझा, जब भी मार्केट में इस प्रकार के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे तो मार्केट उसको फिलअप करने के लिए वापिस उस जगह पे आएगा। और जब भी मार्केट इस प्रकार से वापिस आता है तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। और जैसा कि आप देख सकते हो, जब भी मार्केट में न्यूज या फिर बड़े प्लेयर्स एंट्री लेंगे तो आपको एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी एंट्री के बाद एक आपको एग्रेसिव मूव दिखेगा। और उस एग्रेसिव मूव पे अगर आप बाय करने जाओगे तो आपको रैंडमली कोई भी एक प्राइस पे मिल सकता है, लेकिन वो एक फेयर वैल्यू नहीं होगी। फेयर वैल्यू कहाँ पे होगी? तो फेयर वैल्यू यही होगी। अगर ये बुलिश में बन रहा है तो ये एक टेम्पररी सपोर्ट भी कहा जाता है। ये सपोर्ट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी 50 के का बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। तो जब भी सेलर्स वापिस इस चीज को यहाँ पे नीचे लाएंगे तो ये जो ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर, ये ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होने के बाद वापिस एक अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, 50 की क्वांटिटी है। तो वापिस मार्केट उस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि लिक्विडिटी देख के शायद आपको थोड़ा लगा होगा कि मार्केट सिर्फ ट्रैप बनाता है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जिससे कि हमें ट्रेडिंग में एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे कि हो गया फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शेप। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वही मार्केट में लिक्विडिटी का काम करते हैं। और इसी प्रकार से फेयर वैल्यू गैप अगर बियरिश में इस प्रकार से शो कर रहा है तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स है।
जिसको फुलफिल करने के लिए वापस मार्केट एक बार इस जोन तक आएगा, और अगर वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी है तो उनको फिलअप करके फिर वापस मार्केट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हो गई फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, और आपको बस यही प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये 3 कैंडल को आप देखो, ये 3 कैंडल्स को अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट और जो थर्ड कैंडल है उसकी वीक्स एक दूसरे को टच कर रही है, और टच की वजह से ये हो गया एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कैसे कहा जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल और जो थर्ड कैंडल है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये जो वीक है, ये वीक फर्स्ट कैंडल को टच कर रही है, और जिसकी वजह से ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप बियरिश फेयर वैल्यू गैप में भी ये चीज देखने का कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई भी गैप नहीं है, और एक थर्ड कैंडल की वीक इतनी बड़ी आ गई कि उसने फर्स्ट कैंडल को टच कर दिया, जिसकी वजह से ये भी बन गई इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। तो वैलिड फेयर वैल्यू गैप के लिए हमें क्या चाहिए, एकदम प्रॉपर सी गैप चाहिए जो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये हो गई एक फेयर वैल्यू गैप, और जो एक्यूरेट है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अब एग्रेसिव बाइंग प्रेशर या फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो तभी पॉसिबल है जहां एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ होता है। जब भी एक बड़ा ऑर्डर प्लेस होगा तभी आप देखोगे कि इस प्रकार से फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेगी। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रो लेवल का टच आए और ये कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। अब हम समझते हैं मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस एक बड़े ऑर्डर प्लेस करेंगे तब प्राइस एकदम से राइज करेगी या फिर फॉल करेगी, और वो भी रॉकेट की स्पीड में। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्राइस कहीं से कोई लेवल से एकदम रॉकेट की स्पीड से या तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला जाता है। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि एक बल्क ऑर्डर, मतलब हम जो रिटेलर्स होते हैं हमारा मैक्सिमम ऑर्डर 1 के क्वांटिटी, 2 के या 3 के क्वांटिटी होती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ले लो 5 के क्वांटिटी होती है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऑर्डर्स 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, और कुछ इस प्रकार से होती है कि वो मार्केट में अगर ये लोग बायर है, बड़े प्लेयर बायर है, तो जितने भी सेलर्स है उन सबका एक ही सेकंड में सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो बल्क ऑर्डर की वजह से इतना हाई होता है कि उनको मौका ही नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा। तो एट दिस मोमेंट मेनी ट्रेडर्स और रिटेलर्स डज नॉट गेट चांस टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर, क्योंकि प्राइस बहुत ही रैपिड स्पीड में मूव कर देता है, और इसी की वजह से एक इम्बैलेंस प्राइस में क्रिएट होता है। तो जब प्राइस बहुत तेज मूव करता है इसका मतलब है किसी बड़े प्लेयर ने या इंस्टीट्यूशंस ने बल्क में ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। इस दौरान छोटे ट्रेडर्स को एंट्री का चांस ही नहीं मिलता, इसके लिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये जो बिग प्लेयर्स है वो अक्सर बाद में वापस आके उस इम्बैलेंस को फील करता है, क्योंकि उनके लिए भी वही फेयर प्राइस होती है। तो बिग प्लेयर हमेशा वहीं पे मार्केट को वापस लाएंगे उस इम्बैलेंस पे, ताकि उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो भी फिलअप हो जाए। और उसका रीजन यही है कि उनके लिए भी ये फेयर प्राइस पे होता है, मतलब वो रिटेलर्स की तरह पे मोर देन प्राइस पे वो नहीं खरीदते हैं, या फिर एट अ पॉइंट मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं फेयर प्राइस पे, और वहीं पे वो अपने बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम गैप की जो स्ट्रेंथ है उसको समझना चाहें, तो अगर एक इम्बैलेंस बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं अभी के लिए मान लो ये बड़ी फेयर वैल्यू गैप है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। और अगर सामने एक छोटी सी जैसे कि ये रही, अगर इस प्रकार से आपको फेयर वैल्यू गैप दिखती है या इससे भी छोटी होती है, तो उसको हम कहेंगे एक वीक फेयर वैल्यू गैप। अब हम बात करते हैं, हमने आपको बताया दो प्रकार की फेयर वैल्यू गैप होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बियरिश। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जब भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगी तो प्राइस तेज ऊपर जाएगा, एक गैप क्रिएट करेगा, और उसके बाद वापस नीचे आके गैप फिल करता है, फिर से ऊपर मूव करने का चांस होता है। उसी प्रकार से बियरिश फेयर वैल्यू गैप में भी प्राइस नीचे गिरता है, और उसके बाद में ऊपर आके गैप फिल करेगा, मतलब उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उनको वो लोग फुलफिल करेंगे और फिर से नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से होती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। तो सभी फेयर वैल्यू गैप इक्वल नहीं होती,
और अगर बड़ा इम्बैलेंस है तो मार्केट तुरंत ही रिस्पेक्ट करता है। इसके लिए हमने कहा ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू फेयर वैल्यू गैप। और अगर छोटा गैप है जो इजीली तोड़ दिया जाए तो वो एकदम वीक फेयर वैल्यू गैप है। तो हमेशा कन्फ्लुएंस देखना। बेस्ट सेटअप तब बनता है जब फेयर वैल्यू गैप किसी और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ कंबाइन हो, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप फील होता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के पास अगर फेयर वैल्यू गैप मिले तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक सुन के घबराना नहीं, इसके बाद हम उसे ही कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर 4 आवर की फेयर वैल्यू गैप भी देख सकते हो। ये हमेशा ज्यादा रिलायबल होती है, जैसे कि यहाँ पे हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप फेयर वैल्यू गैप को ढूंढ सकते हो, और ये एकदम ज्यादा रिलायबल भी होती है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 आवर की कैंडल्स है सारी, और उन्होंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक है, देखो हमें जो ये डॉट्स है ना, जो वीक्स है, हमें उसे अच्छे से कनेक्ट करना है। जब तक ये अच्छे से कनेक्ट नहीं होता हमें वो लेवल पता नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर इस प्रकार से 3 कैंडल्स में बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखती है तो तब तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। लेकिन जब भी मार्केट वापस आएगा नीचे, फिर इस गैप में जो अनफिल्ड ऑर्डर है उसको फिल करके मार्केट और भी ऊपर चला जाएगा। तो ये आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम है, या फिर आप अगर इससे भी ज्यादा आप देखना चाहो तो एक वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। और अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट रहती है। और इसे कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं वो हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें बहुत सारी कैंडल्स देख के हम समझे। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को एक मैग्नेट की तरह सोचो। मार्केट उसके पास अट्रैक्ट होता है, और जब तक उसको फील नहीं करता तब तक मूव इनकम्प्लीट लगता है, जैसे कि अभी हमने लाइव चार्ट में देखा। लेकिन याद रखो, हर बार मार्केट 100% फेयर वैल्यू गैप फील करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए यूज इट एज अ कंफर्मेशन नॉट अ गारंटी। तो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, जैसे कि हमने कहा कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप, अभी के लिए आप सिर्फ एक, ये 2 और ये 3 कैंडल को ही देखो। अभी के लिए आप देखोगे तो ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप इन 3 कैंडल्स के बीच में, और ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। हमने आपको बताया कि मार्केट अक्सर वापस यहाँ पे आती है, ठीक है, और यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो चीज नहीं हुई। और यहाँ पे नहीं होने का कारण भी है बहुत सारी चीज, कि यहाँ पे उतना बड़ा एक ऑर्डर नहीं आया, या फिर वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स था उसके मुकाबले यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स ज्यादा आ गए, या फिर सेलिंग ज्यादा हो गई। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ तक है, वहीं पे दूसरी जगह पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, और जो बियरिश साइड में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने क्या कहा था आपको कि मार्केट अगर पेंडिंग ऑर्डर्स है और जो अच्छे खासे अमाउंट में है, तो मार्केट यहाँ से वापस बैकफ्लिप करेगा। लेकिन मार्केट ने वो चीज नहीं की है। तो जब भी मार्केट ऐसी चीज करता है तो सबसे पहले ये वाली फेयर वैल्यू गैप तो इनवैलिड हो जाती है। ये जो फर्स्ट वाली है ये वाली इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि मार्केट ने उस जो गैप था, जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे, उनको फिल अप कर दिया। और उसके बाद अनफिल्ड ऑर्डर्स के बाद भी मार्केट ने कुछ और डाउनवर्ड की तरफ मूव कर दिया। तो जब भी इस प्रकार से होगा तो हम इसे कहेंगे एक इनवर्स फेयर वैल्यू। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो सेम इसी प्रकार से भी यहाँ पे है। ये वाली जो ये वाली फेयर वैल्यू गैप से बड़ी फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक छोटी फेयर वैल्यू गैप है इसके मुकाबले में, और इसका डोमिनेंस यहाँ पे ज्यादा लग रहा है और ये इसका कम लग रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे इसका ज्यादा लग रहा है और इसकी जो वो कंपैरिजन में कम है। तो जब भी इस प्रकार से होगी तो हम उसको नाम देंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो दोस्तों शायद अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर करे तो करे क्या। लिक्विडिटी का ट्रैप होता है, फेयर वैल्यू गैप में इम्बैलेंस होता है, एंट्री के लिए कंफर्मेशन तो होता है लेकिन गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अब आपने देखा कि लिक्विडिटी सिर्फ ट्रैप नहीं है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप जैसे कंसेप्ट हमें एंट्री का एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं।
आगे और भी कंसेप्ट्स है जो ट्रेड डिसीजंस को और स्ट्रांग बनाएंगे। ट्रेड डिसीजंस को हम लगाएंगे ट्रेड सेटअप पे। इसके लिए हम सीखेंगे स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यह तैयार होगा हमारा ब्रह्मास्त्र। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब मन में सवाल आता है कि एग्जैक्टली ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो आइए इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सवाल ये है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक फुटप्रिंट होता है जो बड़े प्लेयर्स का है। ये वो एरिया है जहां पे बैंक, इंस्टीट्यूशन और हेज फंड्स ने अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। तो ये एक ऐसा प्राइस जोन है जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपने ऑर्डर्स को प्लेस किए हुए थे। इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक को जोन ऑफ अनफिल्ड ऑर्डर्स भी कहते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स में वो जोन अभी भी अनफिल्ड है, यानी कि पेंडिंग है। प्राइस जब एक बड़ा मूव करता है तो उस मूव के पहले वाली ऑपोजिट कैंडल, ये एक रेड भी हो सकती है या फिर एक ग्रीन भी हो सकती है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो आइए छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टू टाइप्स की होती है। एक होती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। देखिए अभी आपका काम यही है कि आप शांति से बैठ के इसे अच्छे से समझिए और ग्रस भी कीजिए। तो दो टाइप की ऑर्डर ब्लॉक होती है। अगर स्टॉक अप मूव के पहले वाली लास्ट रेड कैंडल, ये वाली, इसे अभी के लिए मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक यानी इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने प्लेस किया है कि जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे दी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक ये रेड कैंडल की वजह से मार्केट ने पूरा चेंज कर दिया अपना स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी सेम वही चीज हुई है। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक का मेन चीज क्या है। ऑर्डर ब्लॉक यानी यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स, बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स इस प्रकार से है कि जब भी मार्केट वापिस यहाँ पे आएगी, आप देखोगे कि मार्केट एक अपवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर का जोन है जहाँ पे ऑलरेडी बाइंग के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, और वो कुछ इतने बड़े पैमाने पे है कि वो मार्केट को वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा देगा। और सेम इसी प्रकार से बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में यही होता है। जब भी मार्केट वापस इस जोन में आएगा, आप देखोगे कि मार्केट ने एकदम स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मूव को और डाउनवर्ड की तरफ ले गए। तो प्राइस अक्सर वापस इस जोन में आके लिक्विडिटी फिल करके फिर यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। चलिए अब हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल की में देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, और हम लोग देखते हैं। मैं पहले इन्हें थोड़ा हटा देता हूँ ताकि चार्ट को और अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखो, 26/11 को ये 25/11 को लास्ट 15 मिनट कैंडल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे दी। और वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कुछ इतनी पावरफुल थी कि अब देख सकते हो 25,880 से मार्केट ने मूव किया है कुछ 26,280, यानी कि करीबन 400 पॉइंट। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो ऐसा तो यहाँ पे क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने इस तरीके से मूव किया। तो अब अगर हम इसे टेस्ट करें कि यहाँ पे क्या हुआ, तो आप देख सकते हो जब भी मार्केट इस जोन में वापस आएगा, मार्केट दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ टच करके ही मार्केट ने उस तरफ की मूवमेंट दे दी है। सेम उसी प्रकार से ये हम बुलिश देख रहे थे, अभी हम बियरिश देखते हैं। तो बियरिश में भी ये कैंडल के बाद आप देख सकते हो, तभी तो फिलहाल मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन के बाद जब भी मार्केट उसी लेवल पे वापस आएगा, मार्केट ने वापस इसे नीचे फेंक दिया, मतलब डाउनवर्ड की तरफ मूव कर दिया। तो ये जो लेवल है, ये एकदम प्रॉपर आप कह सकते हो सपोर्ट भी है। ये इतना सा जो पोर्शन है ये सपोर्ट भी है, और ये एक रेजिस्टेंस भी है। और ये दोनों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि हमने आपको समझाया, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के पहले वाली लास्ट रेड कैंडल, या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव के पहले वाली लास्ट ग्रीन कैंडल। और प्राइस अक्सर इस जोन में रिटेस्ट करने आता है और फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर देता है जिस डायरेक्शन में ये ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं। अब समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक हमें एक हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्री देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक माने तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो हाई प्रोबेबिलिटीज थी, मतलब जैसे कि 26
200 से लेके इसने मार्केट में 25,900 तक का मूव दिया, मतलब कम से कम 300 पॉइंट। और हमने जैसे कि बुलिश व्यू में भी देखा कि मार्केट ने कुछ 300 जितना 3 to 400 पॉइंट जितना मार्केट में मूवमेंट लाया। तो ये जो होती है ऑर्डर ब्लॉक, ये हमें हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्री देता है, क्योंकि ये जो जोन है वो एक बड़े प्लेयर्स के जोन है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आप एट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ये आपका एंट्री पॉइंट है, तो ये आपका एग्जिट पॉइंट भी हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस। उसके सामने अगर आप अपना जो टारगेट देखो, यानी कि आर टू आर रेशियो देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका कम से कम कुछ 1:8, या फिर आप जो भी पॉज लेके अगर आप एंट्री करो तो 1:2, 1:3, 1:4, 5, 6, 7, 8, वो अगर आपने अच्छे से इसको स्टडी किया, अगर आपने एनालाइज किया और आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगर आप सही हुए तो आपको इस प्रकार के गेन हो सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से फॉल्स ब्रेकआउट अवॉइड होते हैं, क्योंकि आप रिटेल लेवल्स के बजाय इंस्टीट्यूशनल लेवल फॉलो कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत ही छोटा है, कि सिर्फ यही कैंडल ऐसी है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक हुए थे। मतलब अगर इसके नीचे मार्केट मूव कर रहा है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जिसकी वजह से हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे और हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम एकदम कैंडल टू कैंडल एंट्री और एग्जिट को लगा रहे हैं, मतलब कि स्टॉप लॉस, और उसके सामने हमें गेन बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। तो अब ये सिंपल एंड क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव ढूंढो, ऊपर या नीचे, उसके लेफ्ट साइड में जाके लास्ट अपोजिट कैंडल आइडेंटिफाई करो, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा इंपल्सिव मूव दिया, कि इसके बाद कभी मार्केट नीचे आया ही नहीं। ये रेशियो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ये टच करने से पहले नीचे आया ही नहीं, और अगर आया है तो वापिस अब जैसे हम लोग ने अप ट्रेंड में सीखा था, तो अप ट्रेंड में भी सेम यही चीज थी। ठीक है, ये हो गया हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो ये क्या हो गया, एकदम अप ट्रेंड हो गया। तो ये है एक इंपल्सिव मूव, कि जब भी मार्केट ने यहाँ पे ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे दिया, तो इसकी जो आपको उसके लेफ्ट साइड में जाना है और उसकी लास्ट अपोजिट वाली कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि हो गई यहाँ पे ये वाली कैंडल, तो ये वाली जो कैंडल है ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। उस कैंडल का ओपन टू क्लोज जोन आपको मार्क करना है, और वेट करो प्राइस वापस आने के बाद, मतलब आपको रिटेस्ट करना है कि वापस उस लेवल पे आने के बाद मूवमेंट किस प्रकार की हो रही है। और उसके बाद आप एंट्री कंफर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि रिजेक्शन वीक दिखे। यहाँ पे आप देखो, आपको एक रिजेक्शन दिखा जो हमने पार्ट ए में पढ़ा था, उसी प्रकार से आप यहाँ पे एक रिजेक्शन देख सकते हो। या फिर कहने का मतलब है कि आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख सकते हो, जैसे कि हो गया हैमर या एंगल्फिंग। आपको अगर यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न भी दिखती है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर एक पिन बार, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था और उसने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है वो सब हम इसी एपिसोड में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए आप समझे कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन लेना जरूरी है। और आप देख सकते हो कि अगर मूवमेंट उस तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि ये एकदम प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से मार्केट ने इस प्रकार का एक मूव दिया है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में, कि जब भी मार्केट ने दोबारा इस चीज को टच की तो एक रिजेक्शन वीक आई, और रिजेक्शन वीक के बाद एक प्रॉपर फ्लो हुआ वापस, उसको रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने एकदम डाउनवर्ड की तरफ मूव कर दिया। तो ये हो गया एकदम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक तभी होगा जब मार्केट इस चीज को, ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्या समझा था कि एक अनफिल्ड पेंडिंग ऑर्डर्स का ब्लॉक है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर वो एग्जीक्यूट हो गए होते, मतलब अगर छोटी अमाउंट में होते, तो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखती और इसके बाद मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करता। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉक है ऑर्डर का कि मार्केट वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, और यहाँ पे आप रिजेक्शन देख सकते हो। तो उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड की तरफ मूव किया। ठीक है, तो चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रो टिप्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों? जी हाँ, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहीं से मार्केट ने टच करके वापस रिबाउंड किया। अगर इसी की जगह पे मार्केट एक रेड कैंडल ऐसी दिखाती, ऐसी दिखाती और ऐसी दिखाती, तो हम नहीं मानते कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप, हम सारी चीजों डॉट को कनेक्ट करेंगे। ये देखो फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, आपको हर एक चीज अब ढूंढनी है। ठीक है, तो
आप देख सकते हो कि अगर ये यहाँ से रिबाउंड कर रहा है तो ये एकदम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सेम उसी प्रकार से बियरिश में भी हम यही देखेंगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो दो प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक है। एक हो गया बुलिश, हम इससे शॉर्ट फॉर्म में ओ भी कहेंगे, और ये हो गया बियरिश हो गया। ठीक है, अब प्रो टिप ये है कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक साथ यूज करो तो कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है, और हायर टाइम फ्रेम भी ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा पावरफुल होता है। ऑर्डर ब्लॉक जब भी लिक्विडिटी के जोन के पास होता है तब सक्सेस रेशियो और भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन में भी ऑर्डर ब्लॉक काफी ज्यादा काम करते हैं। यह एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है जहां आप बैंक के साथ ट्रेड करते हो। सिंपल शब्दों में ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, और अगर हम उनके साथ चले तो गेम हमारे साइड हो सकता है। इसके बाद हम एक और चीज सीखेंगे, जैसे कि अभी हम आपने सुना कि एमएसएस होता है मार्केट स्ट्रक्चर थी, लेकिन अब ये कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन जाने से पहले हम कुछ और चीजें सीखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक और वर्ड यूज किया था, ठीक है, एक्टिंग एज जोन वेयर बिग प्लेयर डिफेंड पोजीशन ऑफन लीडिंग टू रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। तो जब भी मार्केट में, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये एक बड़े प्लेयर ने ऑर्डर ब्लॉक करके रखा है तो ये अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने के लिए वो लोग और भी बड़े ऑर्डर्स को यहाँ पे इनपुट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो ये लोग अपनी पोजीशंस को ऐड करते रहेंगे, और इसी वजह से आपको एक डिफेंडिंग पोजीशन पे एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा, और ये हमेशा या तो रिवर्सल या तो कंटिन्यूटी में फ्लो करता रहता है। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के और लिक्विडिटी स्वीप के साथ अलाइन है। मतलब जैसे कि हमने लिक्विडिटी स्वीप में भी सीखा था कि मार्केट या तो यहाँ से नीचे जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम कहेंगे बीओएस। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्राइस का नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो या फिर इसकी मूवमेंट या फिर कह लो पैटर्न, ये हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। मार्केट के तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके ऊपर हमने थर्ड एपिसोड में इन डेप्थ में बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसे पहले देख लो। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड और लास्ट में आता है साइडवेज, जिसे हम रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो अप ट्रेंड हो गया वो एक बुलिश मार्केट को दिखाता है। डाउन ट्रेंड बियरिश मार्केट को दर्शाता है, और ये एक रेंज बाउंड होता है। तो मार्केट में प्राइस जब भी कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है या फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आती है, इसे हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा अप ट्रेंड बना लेता हूँ। और साइडवेज में क्या होता है दोस्तों, साइडवेज हमने देखा था मार्केट कोई भी एक साइड पे ब्रेक नहीं करती है और ऐसी एक रेंज बाउंड चलती रहती है, और एक ही रेंज में वो घूमता रहता है। तो दोस्तों मार्केट का एक नेचुरल फ्लो होता है, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। जब यही स्ट्रक्चर टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस। बीओएस तब होता है जब प्राइस अपने ट्रेंड के नॉर्मल पैटर्न को तोड़ देता है। मार्केट में बहुत बार हमें लगता है कि प्राइस बस एक छोटा पुल बैक ले रहा है या रिवर्सल आने वाला है, लेकिन जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो हमें कंफर्म करता है कि ट्रेंड जहां चल रहा है वही कंटिन्यू करेगा, और स्मार्ट मनी अभी भी वही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव था, और इसके बाद मार्केट ने चेंज कर दिया, और आप देख सकते हो इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो, मार्केट एक डाउनवर्ड मूव में था और उसने एक
रिवर्सल देके एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी मार्केट इस प्रकार से बनती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो 3 लाइन है, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होती है बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस पिछले हायर हाई को तोड़ दे, ये देखो, ये क्या था? ये था हायर लो। ये क्या है? हायर, ये भी एक हायर हाई था, ये हायर लो। अब ये एक नया हायर हाई आया। तो जब भी प्राइस पिछले हायर हाई को तोड़ दे, मतलब ये हायर हाई को तोड़ दिया, ये पॉइंट ने तोड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हायर हाई को तोड़ दे, पिछले हायर हाई को, ये रहा पिछला हायर हाई, इसको ये वाले कैंडल ने तोड़ दिया, इसको क्या कहेंगे हम? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक उसी प्रकार से अगर बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो जब प्राइस पिछले लोअर लो को तोड़ देता है, ये क्या हो गया? एक हायर लो, ये हो गया एक लोअर लो, ये एक हायर लो, ये हो गया लोअर लो, ये है एक लोअर लो। तो जब भी मार्केट पिछले लोअर लो को तोड़ देता है, तो ये पिछला लोअर लो था, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एक लोअर लो फॉर्म हुआ और इस लोअर लो को तोड़ दिया ये वाली कैंडल ने। ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसका मतलब है सेलर्स कंट्रोल में है और मार्केट यहां से और नीचे गिरेगा। इसका तो यही मतलब हुआ ना, हमने डाउन ट्रेंड में सीखा था। देखो, सारे डॉट को कनेक्ट करने का मीनिंग यही है। हमने आपको धीरे धीरे सभी चीज का नॉलेज दिया और अब उन सभी चीज को हम मर्ज करके एक ब्रह्मास्त्र बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी जर्नी में हमें हेल्प करेगा। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टूटा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टूटा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टूटा, और ये दर्शाता है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है और जो मूव है वो डाउनवर्ड की तरफ है, और उसका उल्टा यहाँ पे ये दर्शाता है कि मार्केट अभी भी अपवर्ड मूव में है। ये दोस्तों, अब हम थोड़ा लाइव चार्ट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया एक हायर लो, ये हो गया एक लोअर लो, और इसी प्रकार से हम इसको प्लेस करते जाएंगे। ये हो गया एक हायर लो, ये हो गया एक लोअर लो। एक और हम यहाँ पे हायर लो बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या सिंबल्स है? पहले डाउन ट्रेंड में बनाता है एक हायर लो, फिर बनता है एक लोअर लो, फिर हायर लो, लोअर लो, हायर लो और एक लोअर लो। इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड चलता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है। और जैसे कि हमने आपको समझा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक पुल बैक के बाद आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक लोअर लो फॉर्म किया, उसके बाद उसने एक हायर लो बनाया, और हायर लो एक प्रकार का पुल बैक है। तो ये पुल बैक के बाद उसने मार्केट को कंटिन्यूटी में आगे फ्लो किया, और जिसकी वजह से जो पहले यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर को तोड़ के मार्केट ने एक और नया लोअर लो बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो फॉर्म हुआ मार्केट में, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापिस मार्केट ने उसी चीज को रिपीट की है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद मार्केट के वापस एक लोअर लो बनाया, और लोअर लो के बाद थोड़ा सा हायर लो, और वापस मार्केट ने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो जब भी
हमें अब ये चीज पकड़ना है कि जब भी मार्केट में एक अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर एक लोअर लो टूटता है तो वहां पे क्या बनता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लोअर लो को मार्केट ने तोड़ा और यहाँ पे बन गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट लगातार अपना स्ट्रक्चर तोड़ के और कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है। अगर हम इसके बाद देखें तो एक और लोअर लो, ये हो गया एकदम प्रॉपर लोअर लो, और मार्केट ने उस लोअर लो को भी तोड़ दिया एक पुल बैक के बाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट अक्सर क्या करता है, अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और ये डाउन ट्रेंड में है, इसकी वजह से मार्केट एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद पुल बैक करता है, वापिस एक पुराने जो प्रीवियस लोअर लो था उसको तोड़ के एक नया लोअर लो बनाता है, वापिस एक पुल बैक देता है और वापिस पुराने लोअर लो को तोड़ता है। तो इस बीच में अगर आप ट्रेड लेने की सोच सकते हो, तो जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है, जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया, तो यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव है आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका एक एंट्री पॉइंट, और जो प्रीवियस हायर लो है वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। और अगर आप इसे देखो तो मार्केट ने आपको काफी अच्छे पॉइंट दे दिए, जैसे कि ये करीबन कुछ था 26,266 के आसपास, और मार्केट वहां से अगर हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम देखें तो 26,142 के आसपास ले गया। मतलब ये कुछ आपको, अगर आप ये इसको टारगेट करते हो तो मोर देन आपको 100 पॉइंट मार्केट ने दिए, और एक 100 पॉइंट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। जब भी एक स्ट्रक्चर टूटता है, जब भी एक प्रीवियस जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होता है उसको तोड़ता है, तब जाके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और यही चीज ये हम डाउन ट्रेंड में देख रहे थे, यही चीज आप अप ट्रेंड में भी देख सकते हो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का रिलेशन समझता है। देखो, लिक्विडिटी हमने सबसे पहले इसीलिए समझा कि लिक्विडिटी ही वही फ्यूल है जो मार्केट को रन करती है। तो लिक्विडिटी का कनेक्शन हर एक चीज के साथ आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का रिलेशन। दोस्तों, इनके रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिक्विडिटी को समझना होगा, और लिक्विडिटी को इन डेप्थ में हमने एपिसोड 4 पार्ट ए में डिस्कस किया है। फिर भी यहाँ पे मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को देखना करना लग गया और आपको ये चीज़ें समझने आने लग गई ना, तो दोस्तों समझो आपने मार्केट को आधा डिकोड कर लिया। अगर आप इन चीज़ों को बाय हार्ड कर लेते हो, आप बार बार हमारा लेक्चर देखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा ट्रेंड है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वो एक अप ट्रेंड है और ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके बारे में हमने इन डेप्थ में पिछले पार्ट में देखा था, आप जाके देख सकते हो। ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ये है अप ट्रेंड के लिए, और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड के लिए। तो इन दोनों कंसेप्ट से आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखना है तो उसके लिए हमें लिक्विडिटी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी मार्केट एक फेक आउट करता है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट, तब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप बनाता है। लेकिन जब मार्केट रियल ब्रेकआउट करता है, तब बनाता है लिक्विडिटी। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब देखो, ये था एक प्रीवियस हायर लो, ये हायर हाई था, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, ये भी एक हायर हाई है।
अब आपको मार्केट को बहुत ही जल्दी डिकोड करना शुरू करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट्स को एनालाइज भी करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी रन क्या है। मार्केट लिक्विडिटी को लेते हुए उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लिक्विडिटी रन में यही चीज है कि मार्केट लिक्विडिटी लेता है, मतलब ये देखो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है, एक पुल बैक लगाया और उसके बाद उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने कैसे पकड़ा, ये देखो, हायर हाई को तोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक पुल बैक दिया और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप धीरे धीरे जानोगे कि लिक्विडिटी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, ये एक और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो को तोड़ता है, जैसा कि यहाँ पे था, अपने प्रीवियस हायर हाई को तोड़ा, उसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में मार्केट जब भी लोअर लो को तोड़ता है तब जाके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि मार्केट लिक्विडिटी को लेते हुए उसी डायरेक्शन में जब भी कंटिन्यू करता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रन, और ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है। साथ ही साथ इसमें एक कंटिन्यूएशन होता है और ये रियल ब्रेकआउट जैसा बिहेव करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी लेकिन ये एक ट्रैप था। मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करके तुरंत ही रिवर्स करता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक पुल बैक था और मार्केट ने उसी फ्लो में कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे नीचे आने के बाद, ये अगर हम लोग ऐसा पकड़ के चले, मान लो ये लोअर लो है, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया एक और लोअर लो। तो जब भी मार्केट ने एक बार ये लोअर लो को तोड़ा, ये क्या हो गया, अभी के लिए मान लो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टेम्पररी। इसके बाद अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सच में होता तो वापिस मार्केट को और नीचे यहां तक लाना था। लेकिन मार्केट ने उसकी जगह पे क्या किया, मार्केट ने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ये अगर आप देखोगे तो ये एक फेक ब्रेकआउट जैसा आपको लगेगा। तो यहां पे एक क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। जबकि आप यहां पे देखोगे तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, यहां पे जो थी, उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब की, कैसे, एक पुल बैक के साथ। एक पुल बैक लिया यहाँ पे, लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस मार्केट ऊपर चला गया सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक किया, नीचे फ्लो किया, उसके बाद मार्केट ने जो ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे समझ लो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ डीटी, डाउन ट्रेंड चल रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो हमने आपको लिक्विडिटी में समझाया था, उसके बाद उसने एक रिवर्स फ्लो में मार्केट को चेंज कर दिया। ठीक तरीके से इसमें भी यही चीज हुआ। ये यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये एक ब्रेकआउट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे टच करने के बाद मार्केट ने पूरा डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। तो यहां पे अगर हम जब भी देखेंगे तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है, और यहां पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है। लेकिन ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब भी मार्केट में लिक्विडिटी रन होता है तब आप पाओगे कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, देखो ये जो है यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन इसने लोअर लो को नहीं तोड़ा, लेकिन हायर हाई, लोअर हाई को तोड़ा। ठीक है, और उल्टी डायरेक्शन में भाग गया। हालांकि इसको एक अगर सीधी कंटिन्यूएशन में होता तो ये लिक्विडिटी रन कहलाता और ये एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। लेकिन इसने अपने जो ट्रेंड था उसको रिवर्स कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवर्स, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट यही है कि जब भी लिक्विडिटी रन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपको पुल बैक के बाद एक कंटिन्यूटी मिलेगी। लेकिन जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगी तो आपको एक फेक ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा और फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगा। तो यही था लिक्विडिटी का रिलेशन। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है कि ट्रेंड अब रिवर्सल लेने वाला है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी ज्यादा पावरफुल सिग्नल देता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है वो अपना स्टांस यहाँ से फ्लिप करने वाले हैं, मतलब अब बाजी पलटने वाली है। तो अगर आप रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक कंफर्मेशन पॉइंट बन जाता है। अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना चाहते हो
तो आपके लिए क्या कंफर्मेशन पॉइंट है? क्या है? वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए एक कंफर्मेशन पॉइंट बन जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने प्राइस एक्शन में बात की थी, कितने प्रकार के पैटर्न्स होते हैं? एक होते हैं कंटिन्यूएशन, एक होते हैं रिवर्सल। मतलब मार्केट या तो कंटिन्यूटी में फ्लो कर सकती है या तो फिर मार्केट रिवर्स में जा सकती है। तो अगर कंटिन्यूटी में फ्लो कर रही है तो आपको क्या देखना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर मार्केट रिवर्सल में फ्लो करने वाली है तो आपको क्या देखना है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके बाद आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। मतलब अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन हो सकता है। तो अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को लाइव चार्ट पे देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब प्राइस अपने ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक की लेवल तोड़ देता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि बिग प्लेयर अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको पहले से पता था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, जिसके चलते मार्केट एक लोअर लो और एक हायर लो फॉर्म कर रहा था, और उसके साथ साथ मार्केट लोअर लो को तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, और जिसकी वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी। तो आइए फिर समझते हैं कि ये क्या था। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी होने की वजह से जब भी मार्केट उस तरफ आएगा, मार्केट एक मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मार्केट कंटिन्यू करने वाला होता, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला होता, तो मार्केट क्या करता? मार्केट एक लोअर लो बनाता, उसके बाद एक हायर लो बनाता, स्ट्रक्चर को ब्रेक करता, उसी तरीके से वापस पुल बैक करता, और पुल बैक के बाद वो एक स्ट्रक्चर को तोड़ देता जो पुराना वाला लोअर लो है उसको। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक की लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्म किए, और लोअर लो के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया जहां पे इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था? अब मार्केट को हायर लो के बाद क्या करना चाहिए था दोस्तों? तो मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में रहना है तो यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट को और भी डाउन की कैंडल्स बनानी पड़ती, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी थी, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अपवर्ड की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पे ये हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे कुछ है जो कंफर्म करता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? तो ये जो ये जो प्रीवियस लेवल है, ये था मार्केट का। मार्केट का ये जो लेवल था इसको हम कहेंगे हायर लो, और इस हायर लो को मार्केट ने टच करने के बाद डाउनवर्ड की तरफ मूव नहीं किया, उल्टा थोड़े ही पुल बैक करके उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर दिया। तो ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरफ नहीं दिया। मतलब ये आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक हायर लो को तोड़ के मार्केट ने उल्टी डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, लेकिन वो कंटिन्यू डायरेक्शन में नहीं था, वो था उल्टी डायरेक्शन में। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बड़े प्लेयर है वो अब अपना बड़े प्लेयर अब अपना स्टांस फ्लिप करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेते हैं कि देखो यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले लिक्विडिटी पकड़ी, जो हमें पहले से पता था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। लिक्विडिटी पकड़ने के बाद मार्केट ने जो ये स्विप दिया, इसको हमने सीखा था, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्विप। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाया, मतलब इसने ट्राई किया, अगर ये ट्राई करके नीचे आ जाता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता। लेकिन मार्केट ने ये की लेवल के बाद तोड़ने के बाद मार्केट और थोड़ा ऊपर चला गया, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसके बाद
एक और जो पुराना की लेवल था उसको भी तोड़ दिया। तो पुराना की लेवल ये था, इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। जो ये एक और बड़ा कंफर्मेशन है कि मार्केट अब अपना स्टांस फ्लिप कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक जगह पे आके लिक्विडिटी ग्रैब की और उसने अब लोअर लो को नहीं तोड़ा लेकिन एक हायर लो को तोड़ दिया। तो जब भी मार्केट लोअर लो को तोड़ता है तब बनता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन मार्केट जब हायर लो को तोड़ता है तब बनता है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसी तरीके से अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है तो हायर हाई और हायर लो बनाता जाता है और फिर अचानक से प्राइस पिछले हायर लो को तोड़ दे, ये सिग्नल देता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। इसी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी ज्यादा पावरफुल सिग्नल देता है क्योंकि यहाँ बिग प्लेयर अपना स्टांस फ्लिप करते हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक कंफर्मेशन पॉइंट बन जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको एक स्नाइपर एंट्री सेटअप चाहिए तो आप इन चारों को मिला दो, जैसे कि हो गया ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखी और फेयर वैल्यू के साथ साथ इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस ब्रेक ऑफ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। तो ये हो गया एक स्नाइपर एंट्री। जब भी मार्केट यहाँ पे वापिस आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फेयर वैल्यू गैप। तो दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये एक बेस्ट सेटअप होता है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी एक एंट्री ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में एक ब्रेक ऑफ कर दिया, जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली ही कैंडल ने एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रोवाइड किए। तो जब भी मार्केट इस डायरेक्शन में आता है तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी ज्यादा पावरफुल होता है मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि मार्केट अब रिवर्सल लेने वाला है और बड़े प्लेयर्स इन्हीं स्मार्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो जब भी, अब हम दो बातें हमेशा याद रखेंगे। जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप देता है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या चाहिए हमें, लिक्विडिटी स्वीप कब होता है, जब वहां पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं या कह लो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं या फिर वहां पे एक लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी के बाद जब हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, उसके साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप होती है। तो ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट अब शिफ्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ हमने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ा वो भी कुछ इस प्रकार से ही था कि एक पुल बैक आता है, मार्केट को एक ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक पुल बैक आता है और वापस मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो जब भी मार्केट पुल बैक के बाद एक स्ट्रक्चर को तोड़ता है उसका मीनिंग है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो इस पार्ट में सबसे बेस्ट वाली जो चीज थी वो ये थी, स्नाइपर एंट्री सेटअप। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये स्नाइपर एंट्री आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के ओवरव्यू में हमने सबसे पहले समझा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में हम देखते हैं तीन कैंडल्स के बीच की गैप को। ये जो गैप है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जिसको फुलफिल करने के लिए मार्केट वापस आती है, और अगर सचमुच में वहां पे अच्छे खासे बल्क में पेंडिंग ऑर्डर है तो मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता है।
और ये था बुलिश व्यू। उसी प्रकार से बियरिश व्यू में भी सेम होता है, मार्केट डाउनवर्ड की तरफ वापस मूव करता है गैप्स को फिल करके। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक में हमने समझा कि कभी कभी मार्केट में कुछ ऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें एग्रेसिव सेलिंग या फिर एग्रेसिव बाइंग दिखती है, और जो इस डोमिनेशन लेवल की होती है, जो मार्केट में एकदम बड़ा पैसा फ्लो करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी कैंडल के बाद मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा एक एग्रेसिव मूवमेंट दिया। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया गया है। जब भी मार्केट वापिस इस प्रकार से रिटर्न होगी यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद होगा, तो वो उसको टच करके वापिस उसी डायरेक्शन में फ्लो कर देगी। ये हो गया एक बियरिश एग्जांपल। सेम इसी प्रकार से बुलिश व्यू में भी सेम होता है। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो वापिस उस चीज को टच करके मार्केट वापिस ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हमने सीखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो स्ट्रक्चर टूटता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे एक हायर लो था, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे एक हायर हाई को तोड़ा, यहाँ पे भी एक हायर हाई को तोड़ा, इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया बुलिश के लिए। अगर बियरिश है तो ये लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। तो जब भी मार्केट इस प्रकार से लोअर लो, लोअर हाई और ये जब तोड़ेगा लोअर लो को, तो हम इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये किस चीज में दिखाई जाएगी? बियरिश में। इसके बाद हमने एक चीज सीखी जिसका नाम था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट मान लो ये एकदम रिवर्सल के लिए। देखो हमने इसका जो पहला वाला एपिसोड था जिसमें हमने प्राइस एक्शन में इंडेप्थ में बात की थी, उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि मार्केट या तो कंटिन्यूअस फ्लो करता है या तो मार्केट रिवर्स करता है। तो कंटिन्यूएशन अगर फ्लो कर रहा है तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। लेकिन जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ब्रेक नहीं करता और प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब इसके बाद अगर मार्केट वापस ऊपर जाके इसको ब्रेक करती तो हम कहते हैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, इसकी जगह पे उल्टा एक मूव आ गया जिसने इसका जो ये हायर लो था उसको तोड़ दिया। ठीक है, वापिस ये चीज वापिस सेम इसी प्रकार से रिवर्सल में भी यही चीज थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, या फिर हम क्या यूज करते थे वर्ड, रिली। मार्केट रिली कर रहा था, एक इसने बेस बनाया और फिर मार्केट ने ड्रॉप दे दिया। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ मार्केट का रिली टू ड्रॉप, रिली में चल रहा था, उसके बाद मार्केट ड्रॉप में आ गया। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो स्ट्रक्चर को मार्केट ने शिफ्ट कर दिया। तो इसकी वजह से ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चलिए दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? जी हाँ दोस्तों, ये बायर्स के लिए है। बायर्स के लिए ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सेलर के लिए ट्रैप है। तो जो बायर के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो सेलर के लिए ट्रैप है। और ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के टाइम पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे जो सेलर है वो ट्रैप हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि आप हमने कहा था कि जब भी मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप देगी, जस्ट अ मिनट, मार्केट देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बताया और जो कंफर्म होता है एक अच्छी मूव के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट की है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। जब भी मार्केट इसके पास वापस आई तो इसको टच करके मार्केट ने जो ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जैसा कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में सीखा है कि मार्केट अक्सर इस लिक्विडिटी को लेके
लिक्विडिटी को लेके वापस ऊपर चला जाता है, यानी कि मार्केट रिबाउंड हो जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे होंगे जैसे कि सेलर्स इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी भी वैलिड गिनेंगे और उसके चलते वो लोग यहाँ पे अपना एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। लेकिन उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को नहीं समझा है, तो इसकी वजह से सेलर्स के लिए ये हो गया ट्रैप। और आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में मार्केट उसके रिवर्स में चला गया और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। इसीलिए दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो कंसेप्ट है वो आपका सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रैप के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रैप लिख के जरूर बताना, ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ा और इन डेप्थ में समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये कंफर्मेशन होता है क्योंकि वापिस यहाँ पे जब मार्केट ने टच किया इसने मार्केट को कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में दिया, साथ ही साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ। तो अगर कोई ऑर्डिनरी मैन है या फिर रिटेलर है तो यहाँ पे वो फंस जाएगा, और जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा वापिस इस एरिया में आएगा तो वो यहाँ पे अपना जो रिटेलर्स होंगे वो अपना बाय ऑर्डर लगा देंगे, और जिसके चलते मार्केट उनको एक ट्रैप में फंसा लेगी और उनका लॉस होना तय है। तो अगर हम इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो हम ऐसे ट्रैप और ऐसे लॉस से बच सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम CHCOH भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जिसको शॉर्टकट में CHOCH कहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वापिस वो रिवर्स लेके अप ट्रेंड में चला जाता है, और वाइस वर्सा अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये था ट्रैप का कंसेप्ट। तो फाइनली यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। तो जाहिर सी बात है ये आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करना ना भूलें। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एपिसोड 5 आएगा, जिसमें हम ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की लर्निंग करेंगे, जिसपे टॉपिक्स होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसके अंदर टॉपिक्स होंगे इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, ऑप्शंस के कुछ बेसिक्स हम सीखेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे सिलेक्टिंग राइट ऑप्शंस, हाउ टू एनालाइज ऑप्शन चेन। देखो अगर आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन को समझना। और ऑप्शन चेन क्या है वो सारी चीजें हम एपिसोड 5 में देखेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ सीक्रेट्स को भी डिकोड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम समझेंगे कि ऑप्शंस में प्रीमियम एंड एक्सपायरी क्या होती है। तो जो एपिसोड 5 रहेगा वो ओवरऑल ऑप्शंस के रिलेटेड रहेगा। इसके बाद हम एपिसोड 6 लाएंगे, जिसमें हम एक्चुअली हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे, जिसको हम एपिसोड 6 में लॉन्च करेंगे। लेकिन उसके पहले आपका ऑप्शंस को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एपिसोड 5 बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सीरियस हो तो एक बार सारे एपिसोड और उसके सारे पार्ट को सीक्वेंस में देखना, उसके बाद ही एपिसोड 6 को देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।